ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत को उपनिवेश बनाया जाना एक समय की परिस्थिति थी, समय का तकाजा था कि उस समय जो भारतीय थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया और जो भी कंपनी थी यानी ब्रिटिश कंपनी ने सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन किया भारत का। और वहाँ पर भारत के अंतर्गत 3 कर्नाटक के युद्ध हुए, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन 3 कर्नाटक के युद्ध हुए। कर्नाटक के युद्ध में अंतिम जो विजय हुई वो ब्रिटिश कंपनी की हुई और इस प्रकार से डुप्ले को वहाँ से बुला लिया गया था। डुप्ले और ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत जो ब्रिटिश जो था वो फ्रांसीसी कंपनी का डायरेक्टर जनरल था। तो इस प्रकार से ये भारत के अंतर्गत ये हुआ। दूसरी चीज़, उस समय आविष्कारों का एक बहुत बड़ा वो था, क्योंकि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति 1770 के बाद औद्योगिक क्रांति, के बाद। अब ये औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, यानी टेक्नोलॉजी उद्योगों के क्षेत्र में नए नए इन्वेंशन होना, रिसर्च होना, शोध होना, अनुसंधान होना, किस प्रकार से कच्चे माल को किस प्रकार से तैयार किया जाए, किस प्रकार से मशीन जो हार्ग्रीव्स स्पिनिंग मशीन का आविष्कार ब्रिटेन में हुआ था। स्पिनिंग मशीन ये ब्रिटेन में हुआ था। हार्ग्रीव्स द्वारा पावर लूम मशीन आदि का आविष्कार उस समय ब्रिटेन में हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन उस समय साम्राज्यवादी देश था, संपूर्ण विश्व में उसकी शक्ति थी, सबसे ज़्यादा जो कच्चा माल था वो उसके पास था। भारत को जो अपने उपनिवेश बनाया था वो कच्चे माल के लिए बनाया था। वहाँ से कच्चा माल, भारत से कच्चा माल लेकर उसी कच्चे माल को तैयार करके फिर भारत के अंतर्गत और देशों में वो ऊंचे दामों पर बेचा जाता था, तो जिससे भारत के माल का, कच्चे माल का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ। यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि भारत के धन का अपव्यय हो रहा है, यानी भारत गरीब होने का जो मेन कारण है वो ब्रिटिश कंपनी का भारत में स्थापित होना। भारत गरीब नहीं था, भारत को कंपनियों द्वारा गरीब किया गया। जो कंपनी आती थी वो कंपनी शोषण करती थी कंपनी, और दूसरी कंपनी का शासन करने के बाद, कंपनी का जब शासन समाप्त कर दिया गया था, ये चार्टर एक्ट 1858 में आफ्टर 1857 रिवॉल्ट के बाद भारत में एक अधिनियम बनाया गया था, जिसको 1858 का अधिनियम में वहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और वहाँ पर ब्रिटिश सम्राट का शासन भारत में प्रारंभ हो गया था। यानी ब्रिटिश क्राउन का, ताज ने यहाँ पर शासन प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्चा लहराता था इंडिया में, और उसकी ही पूरी पावर थी। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्मेशन किया गया, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्मेशन किया गया, इकोनॉमिक्स सेक्टर में रिफॉर्मेशन किया गया, पॉलिटिकल सेक्टर में रिफॉर्मेशन किया गया, सोशलिज्म रिफॉर्मेशन किया गया काफ़ी, और जुडिशरी में रिफॉर्मेशन किया गया।
तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट उनके स्वार्थ के लिए था, ना कि भारतीयों के लिए। तो इस प्रकार की जो पॉलिसी या नीतियाँ जो बनाई गई थी, ब्रिटिश सरकार जो अधिनियम बनाए गए थे उस समय, वो उनके स्वार्थ के लिए जो भी बनाए, जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो रेलगाड़ी का प्रारंभ किया गया था 1854 में जो किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में, उसको उनका एक अपना स्वार्थ छिपा हुआ था उसके अंतर्गत। जुडिशरी सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1774 में कलकत्ता में किया गया था, उसका भी एक अपना उनका स्वार्थ था। सबसे पहले जो वहाँ के जो न्यायाधीश थे लॉर्ड इम्पे थे, तो न्यायिक व्यवस्था में भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट किए। इसके अलावा मद्रास और इसके मुंबई और कलकत्ता या और जो है इलाहाबाद में जो उच्च न्यायालय स्थापित किए, और इस प्रकार से उन्होंने जुडिशरी में वो किया। लेकिन उसका जो मेन मोटिव वो था वो सेल्फिश के रूप में था, लेकिन बाद में उसका बेनिफिट वो इंडिया को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट में औद्योगिक क्रांति, जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जो हुई, उसका मेन जो फैक्टर था, यानी ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर विश्व में और देश नहीं थे क्या, ब्रिटेन ही औद्योगिक क्रांति के लिए बचा था? तो हमारे सामने इसका आंसर आता है कि उस समय ब्रिटेन ही एक ऐसा शक्तिशाली कंट्री था कि जहाँ पर उद्योगों के क्षेत्र में ज़्यादा भरमार थी, सस्ते मजदूर थे, आविष्कार सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में हुए, ब्रिटेन में ही मशीनें थी, और ब्रिटेन में ही सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट, और ब्रिटेन में ही सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। तो इस प्रकार से ब्रिटेन को ही इसके लिए चुना गया। तो इस प्रकार से क्योंकि ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश होने के कारण पूरे विश्व से अधिकतर कच्चा माल या जो भी धन आता था वो ब्रिटेन के अंतर्गत आता था, तो उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता था। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के लिए ब्रिटेन ही उस समय रेस्पॉन्सिबल था, क्योंकि उसके पास संपूर्ण शक्ति उसके अंदर निहित थी। तो इस प्रकार से ब्रिटेन जो है वो संपूर्ण शक्ति का द्योतक था उस समय, और इस प्रकार से उसने अपने उपनिवेशों को बनाए रखा, जिससे कि वहाँ से अधिक धन प्राप्त होता था। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दूसरा, देखिए, कंपनी जो स्थापित हुई भारत में, इससे एक नया मार्ग तैयार हुआ, एक नया रास्ता तैयार हुआ, एक व्यापारिक क्षेत्र के लिए एक नए मार्ग के रूप में वास्को डी गामा जो कालीकट आया था, और वो कालीकट आने के बाद दोबारा भी फिर आया, 1502 में दोबारा आया, और यहाँ से इतना धन कमा के ले गया था कि उसके आगे आने वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी उससे प्रेरणा ली, और फिर उसके बाद जो आल्मीडा एक गवर्नर था जिसने वाटर पॉलिसी प्रारंभ की, यानी वो समुद्र के रक्षक थे। समुद्र पर जब नीले पानी की नीति एक कारताज वो लॉन्च करते थे, जिसके द्वारा व्यापार करने की अनुमति देते थे, ये जो कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी के हाथ में ही था। यानी जो समुद्री व्यापार जो करेगा, वो जब तक वो कारताज उनसे प्राप्त नहीं करेगा, स्वीकृति प्राप्त नहीं करेगा, तब तक कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। तो उस समय पुर्तगाली कंपनी भी एक जो स्ट्रांग रूप में थी। इसके बाद जो कंपनी थी, जो फ्रांसीसी कंपनी में जो डुप्ले था, लेली गोडुहो, ये फ्रांसीसी कंपनी के डायरेक्टर जनरल थे ये भी, और ये बाद में हार गए थे, और फ्रांसीसी कंपनी का जो भाग्य था, जो सितारा था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार से कंपनियों का भारत में आना कुछ लाभदायक भी था और हानिकारक भी था। तो इस प्रकार से जो हमारे इस लेसन के अंतर्गत
जो आविष्कार हुए, आविष्कारों का क्या महत्व, जो इन्वेंशन है, आविष्कार, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट द्वारा किया गया। भाप के इंजन का आविष्कार, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने की। तो ये ऐसी प्रकार से मशीन थी कि जिससे पूरे विश्व में इन्होंने ये दिखाया कि ब्रिटेन जो है एक उच्च शक्तिशाली देश है और संपूर्ण शक्ति उसके पास है। सभी जो हाई टेक्नोलॉजी की जो मशीन हैं वो उसके पास हैं, वैज्ञानिक उसके पास हैं। तो इस औद्योगिक क्रांति का ब्रिटेन में ही नहीं अब तो विश्व में भी इसका प्रभाव पड़ा। हाँ, तो इस प्रकार से कंपनी धीरे धीरे जो कंपनी थी वो समाप्त होने लगी और कंपनी का जो भविष्य था वो उस देश के राजनीतिक रूप पर टिका हुआ था, क्योंकि जो कंपनी थी वो व्यापार के छोड़कर वो राजनीति के क्षेत्र में उलझ गई थी। और विशेषकर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्रशासनिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्यरत थी, यानी उसने प्रशासनिक क्षेत्र को ज़्यादा वरीयता दी। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन को एक एक्ट बनाना पड़ा, जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट बनाने का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मेन पर्पज़ था वो था कंपनी पर शिकंजा कसना, क्योंकि कंपनी जो थी वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होती जा रही थी। इसलिए कानून जो ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट के द्वारा ये कानून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे लाई और कंपनी को उसके अधीन करके ब्रिटिश सरकार ने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कंपनी का शासन समाप्त होने लगा और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से इतिहास में ये जो आविष्कार और जो औद्योगिक क्रांति और जो कंपनी का शासन था वो किस प्रकार से हुआ, तो इसके बारे में हमने आप अध्ययन कराया। इसके लिए धन्यवाद।